हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 टेक्निक्स हमें पढ़नी है: फंक्शनल फोरमैनशिप, साइंटिफिक वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इन चारों टेक्निक्स को आप अपने पास नोट कर लीजिए और उसके बाद एक एक टेक्निक मैं आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करती हूँ। आज हम शुरू करेंगे टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। ये फंक्शनल फोरमैनशिप के लिए बच्चों मैंने आपका यहाँ डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम से पहले मैं आपको मीनिंग बता दूँ फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या है। फोरमैन हमने वर्ड यूज़ किया था सुपरवाइजरी लेवल के लिए, तो फोरमैन का मतलब सुपरवाइज़र और फोरमैनशिप का मतलब सुपरविजनशिप। तो जो सुपरविजनशिप है वो लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में की जाती है, सुपरवाइजरी लेवल में। और क्योंकि इसके आगे वर्ड जुड़ा हुआ है फंक्शनल फोरमैनशिप, तो फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब सुपरविजनशिप अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। तो अब अकॉर्डिंग टू फंक्शंस का क्या मतलब है कि सुपरवाइजरी लेवल पे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स। और हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल से कोऑर्डिनेट करता है और एक्चुअली लोअर लेवल ही डायरेक्टली वर्कर्स से डील करता है। तो एक्चुअली नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में माना जाता है कि टॉप और मिडिल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर और उनकी टीम का मानना था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो सुपरवाइजरी लेवल ही होता है, क्योंकि एक्चुअली एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स कौन सा लेवल करवाता है? सुपरवाइजरी लेवल। तो सुपरवाइजरी लेवल की इम्पोर्टेंस को हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सुपरवाइजरी लेवल जो है वो वर्कर्स के साथ डील करता है। प्लान्स बनाने बहुत आसान होते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन जो है डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और उनका एग्जीक्यूशन कौन करवाता है? सुपरवाइजरी लेवल। तो टेलर का ये मानना है कि सुपरवाइजरी लेवल के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उनको वर्कर्स को लीड करना आना चाहिए, वर्कर्स को मोटिवेट करना आना चाहिए, उनको वर्कर्स के साथ बहुत प्रॉपर कम्युनिकेशन आना चाहिए, ऑल द टाइम वो वर्कर्स को सुपरवाइज और ओवरसी करते रहें, किसी भी तरह से उनकी स्पीड ऑफ वर्क को बढ़ाना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें क्या एक सुपरवाइज़र में एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो इतनी सारी चीज़ें क्योंकि एक सुपरवाइज़र में नहीं हो सकती हैं, इसीलिए टेलर ने क्या सजेस्ट करा? अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट। और टेलर ने ये सजेस्ट करा कि सुपरवाइजरी लेवल पे भी काम को 2 पार्ट्स में बांटना चाहिए। मैं यहाँ से बच्चों ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ टेक्निक के नाम मिटा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि क्या क्या चीज़ें इस फंक्शनल फोरमैनशिप का बेस है। तो पहला यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप का बेस है कि लोअर लेवल पे काम को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। एक्चुअली तो लोअर लेवल पे सिर्फ एग्जीक्यूशन का ही काम होता है, और मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था कि लोअर लेवल पे 90% एग्जीक्यूशन का काम होता है, 10% ही या ना के बराबर प्लानिंग का काम होता है। लेकिन टेलर ने इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंस दी कि एग्जीक्यूशन के साथ साथ प्लानिंग का काम भी एट द सुपरवाइजरी लेवल होना चाहिए, और काम को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जब 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो दूसरी चीज़ उन्होंने क्या सजेस्ट की कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट होना चाहिए। और उसका रीज़न मैंने अभी आपको बता दिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल को इतने सारे स्पेशलिस्ट लेवल के जो काम करने होते हैं वो अकेले नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको सपोर्ट और हेल्प मिलना चाहिए उन स्पेशलिस्ट का। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक फीचर है फंक्शनल फोरमैनशिप का। सुपरवाइजर्स और वर्कर्स के बीच में देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और वो स्पेशलिस्ट भी 4 स्पेशलिस्ट जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड काम करें और 4 स्पेशलिस्ट जो है वो प्रोडक्शन या एग्जीक्यूशन से रिलेटेड काम करें। तो टोटल 8 स्पेशलिस्ट सजेस्ट किए गए हैं इस टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप में, और उन 8 स्पेशलिस्ट के नाम क्या हैं और उनको क्यों अपॉइंट करना चाहिए ये अभी हम देख लेते हैं।
तो अब यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना दिया सुपरवाइजरी लेवल और वर्कर्स के बीच में। एक्चुअली कोई लेवल होता ही नहीं था, लेकिन टेलर ने इसको बीच में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे नंबर 1 पे जो प्लानिंग इंचार्जेस के नाम हैं वो नोट कर लीजिए। इनको इन्हीं तरह की डेजिग्नेशन से बुलाया जाता है: इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। और जो प्रोडक्शन लेवल के स्पेशलिस्ट हैं उनके नाम है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो ये तो उनकी डेजिग्नेशंस हैं जो टेलर ने सजेस्ट की हैं फॉर द स्पेशलिस्ट। अब प्लानिंग लेवल के स्पेशलिस्ट हैं तो वो प्लानिंग का काम करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम होगा टू डिटरमाइन द इंस्ट्रक्शंस और कम्युनिकेशंस टू बी गिवन टू द वर्कर्स। वो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर काम करेंगे कि जो टोटल कम्युनिकेशन होनी है ऑर्गेनाइजेशन में वो किस मेथड से कैसे होगी, तो उस पूरी कम्युनिकेशन और इंस्ट्रक्शंस को वो प्लान करेंगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या डिटरमाइन करेंगे? टाइम टेबल बनाएंगे वो सारे काम को करने का, और उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, बजट्स, वो शेड्यूल्स बनाएंगे। उसके बाद जो रूट क्लर्क है वो रास्ता, ही विल डिटरमाइन द रूट टू बी फॉलोड फॉर एवरी एक्टिविटी दैट इज टू बी कंडक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिनरियन का काम क्या होगा कि वो रूल्स बनाएंगे डिसिप्लिन के, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। सो दीज आर द पीपल, दीज आर द स्पेशलिस्ट जो सिर्फ प्लानिंग से रिलेटेड काम करेंगे, इनका एग्जीक्यूशन का काम नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 स्पेशलिस्ट हैं जो कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड काम करेंगे। स्पीड बॉस का काम होगा कि जो यहाँ पे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने टाइम टेबल या कॉस्ट शेड्यूल्स डिटरमाइन करी हैं उसके हिसाब से काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं। सो ही विल इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। गैंग बॉस का काम होगा कि मशीन्स और टूल्स जो इस काम को कंप्लीट करने के लिए चाहिए उनको रेडी रखना, कि तैयार होने चाहिए सारे मशीन्स और टूल्स, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। रिपेयर बॉस का काम होगा एंश्योर्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ टूल्स एंड मशीन्स। देखो, मशीन्स एंड टूल्स सिर्फ रेडी करने से काम नहीं चलेगा। जब काम चल रहा होगा तो बीच में भी पॉसिबिलिटी है कि मशीन्स ख़राब हो जाएं, कोई टूल्स अनअवेलेबल हो। तो अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी कमी आ रही है या हिंड्रेंस आ रही है, उसको चेक करने का काम होगा रिपेयर बॉस का। तो इन दोनों में बच्चों कभी भी कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर आंसर्स लिख देते हैं। मशीन्स एंड टूल्स रेडी करने का काम गैंग बॉस का होगा, और जो ऑलरेडी रेडी मशीन्स और टूल्स हैं उसमें कोई कमी आ जाए या कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो उसको दूर करने का काम होगा रिपेयर बॉस का। लास्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम होगा जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन लेवल पे हो रहा है उसमें कोई भी कमी ना हो, ही हैज़ टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। तो ये जो सारे के सारे जब इनके काम को स्पेसिफाई कर दिया जाएगा ना, तो दे बिकम एक्सपर्ट इन डूइंग द जॉब। और ये सारे के सारे क्या करेंगे? सुपरवाइजर्स को हेल्प करेंगे, सजेशंस देंगे, और इनकी हेल्प से सुपरवाइज़र वर्कर्स के साथ डील करेगा। तो अब जब सुपरवाइजरी लेवल को इतने स्पेशलिस्ट की हेल्प मिल गई और वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दी स्पेशलिस्ट हाउ मच दे कैन ब्रिंग चेंज इन द आउटपुट और क्वालिटी ऑफ द वर्कर्स, इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स। कहा जाता है ना कि जैक ऑफ ऑल इज़ अ मास्टर ऑफ नन। तो अगर एक आदमी बहुत सारे काम कर रहा है ना, तो वो किसी भी चीज़ में मास्टरी अचीव नहीं कर पाता। तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए फंक्शनल फोरमैनशिप में ये सजेस्ट किया गया कि सुपरवाइजरी लेवल पे स्पेशलिस्ट अपॉइंट होने चाहिए, और हर स्पेशलिस्ट का सिर्फ एक स्पेसिफिक काम होना चाहिए जिसको वो पूरी कंसंट्रेशन से करे, और वो सुपरवाइजरी लेवल के जो मैनेजर्स हैं या जो ग्रुप लीडर्स हैं उनको हेल्प करे इन ऑर्डर टू मैनेज द वर्कर्स, इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ वेरी यूनिक टेक्निक where it is suggested that how can the productivity of the workers can be enhanced by the appointment of the specialists. I hope this technique is clear to you. I will continue with the other techniques like scientific work study or simplification and standardization or differential piece weight system. Another technique of scientific management is scientific work study. Work study के 4 parts हैं। किताब में एनसीईआरटी में मैंने बताया था आपको ये अलग अलग स्टडीज़ दे रखी हैं, लेकिन क्योंकि वर्क से ही रिलेटेड है तो इसको हम पार्ट ऑफ द वर्क स्टडीज़ कह सकते हैं। वर्क स्टडी बच्चों मैंने आपको पहले भी बता दिया कि काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करने पे बहुत ज़्यादा फोकस है इन दी टेलर्स
साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। तो अब वर्क को करने के लिए उसका मेथड, उसमें कितने मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उस वर्क को करने में कितना टाइम लगना चाहिए और उस वर्क को लगातार कितनी देर तक बिना थकावट के किया जा सकता है, ये चीज़ें किसी काम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उसी बेसिस पे ये 4 इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ जो हैं वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपनी इस टेक्निक में सजेस्ट की हैं। हर एक स्टडी का एक पर्पस है। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस और वो स्टडी क्यों कंडक्ट करी जाती है ये देख लेते हैं। जैसे मेथड स्टडी है पहली स्टडी ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क। इसमें डेफिनेटली स्टडी का नाम मेथड स्टडी है, तो बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो ट्राई किए जाते हैं एक ही काम को करने के। एक ही काम को कई तरीक़ों से किया जा सकता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास एक मेथड होता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड और एक होता है लेबर इंटेंसिव मेथड, जहाँ पे लेबर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और कहीं कहीं मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऑटोमेटिक मशीन्स, और लेबर का कम इस्तेमाल होता है। तो दोनों मेथड्स को ट्राई करके देखा जाएगा कि किस में कॉस्ट कम लग रहा है। एक्चुअली हमारी कंट्री में तो ख़ास तौर से लेबर की अबंडेंस है, मशीन्स कॉस्टली होती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, लेबर कॉस्ट कम पड़ता है और लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कॉस्ट को कम कर दिया जा सकता है। तो जब हम बहुत सारे मेथड्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सा बेस्ट वे है ऑफ डूइंग द वर्क, तो जो मेथड स्टडी वो इसीलिए कंडक्ट की जाती है कि हमें बेस्ट मेथड पता चल जाए काम करने का। और वो बेस्ट मेथड कौन सा मेथड होगा, डेफिनेटली जिसमें बताया गया है कि कॉस्ट मिनिमम हो और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जो उनको हम क्वालिटी दे पा रहे हैं, दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन शुड बी मैक्सिमम, दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट शुड बी मैक्सिमम। तो दैट इज़ द पर्पस टू कंडक्ट द मेथड स्टडी टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। एंड व्हाट इज़ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क? टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर उसके बाद सेकेंड स्टडी है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है वेरियस मूवमेंट्स। मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था कि किसी भी काम को करने की अगर एक एक्टिविटी है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को हम मान सकते हैं मूवमेंट्स हैं इन्वॉल्व इन डूइंग द वर्क। तो अब ये स्टडी क्यों कंडक्ट की जा रही है कि इसमें से कोई, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है तो उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। मान लीजिए कि किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में 10 मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसमें 20 मिनट लग रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज़ करी गई और ये पता लगाया गया कि इसमें से 2 मूवमेंट्स जो हैं उनसे कोई ख़ास रेवेन्यूज़ जनरेट नहीं हो रहे हैं और वो 2-2 मिनट के 2 मूवमेंट्स उसमें से हटाए जा सकते हैं और टाइम 20 मिनट से 16 मिनट किया जा सकता है। तो वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स माने जाएंगे और उनको हटा दिया जाएगा। और सिर्फ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटाया नहीं जाता, बल्कि प्रोडक्टिव मूवमेंट्स अगर कोई होंगे तो उनको ऐड भी करा जाता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी फैक्ट्री में यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जैसे ही वो मशीन से प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही वो पैकिंग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और उसमें बीच में कोई क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक का कोई एक पर्टिकुलर स्टेप नहीं है। लेकिन बाद में जब वो स्टेप ऐड करके देखा गया क्वालिटी कंट्रोल का, उसमें टाइम तो थोड़ा सा लगा और थोड़ा पैसा भी लगा, लेकिन उससे रिजेक्शंस बहुत कम हो गई। तो कंपनी को लगा कि ये एक प्रोडक्टिव मूवमेंट है, इसको ऐड कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो मोशन स्टडी होती है उसमें सारे मूवमेंट्स को स्टडी किया जाता है, फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश किया जाता है कि कौन से प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं और कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं। जो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको ऐड कर दिया जाता है और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोशन स्टडी। Come to the third part of the study, that is the time study. Time study में स्टैंडर्ड टाइम नोट किया जाता है कि एक काम को कंप्लीट करने में कितना स्टैंडर्ड एवरेज टाइम लगता है। मान लीजिए कि एक काम को पहले एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को दिया, फिर उसके बाद उसी काम को दूसरे ग्रुप ऑफ वर्कर्स को दिया, फिर तीसरे ग्रुप ऑफ वर्कर्स को दिया और सब ने मतलब किसी ने 10 मिनट में करा, किसी ने 9 मिनट में करा, किसी ने 11 मिनट में करा और फिर बार बार उस काम को उनसे करवाया गया और फिर उसके बाद एवरेज टाइम नोट किया गया है कि एक एवरेज वर्कर इस काम को कितने टाइम में कर पाएगा। तो उससे स्टैंडर्ड टाइम पता लग जाएगा।
जब स्टैंडर्ड टाइम पता लग जाएगा तो उससे कॉस्ट और नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड भी पता लग जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक वर्कर किसी भी काम को 20 मिनट में कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 घंटे में वो 3 यूनिट, मतलब 1 यूनिट वो 20 मिनट में बना रहा है तो वो 1 घंटे में 3 यूनिट बना देगा। अगर वो दिन के 7 घंटे काम कर रहा है तो वो 21 यूनिट बना देगा। तो इसका मतलब कि जब वो एक वर्कर 21 यूनिट बना रहा है और अगर हमें सपोज 210 यूनिट्स चाहिए तो सीधी सी बात है कि हमें 10 वर्कर्स की ज़रूरत है। तो जब हमें 10 वर्कर्स की ज़रूरत है तो इसी से हमने क्या डिटरमाइन कर दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। और अगर हम वर्कर को पर यूनिट कॉस्ट दे रहे हैं तो एक वर्कर को कितना पैसा हमें देना पड़ रहा है वो भी पता लग जाएगा। तो जो टाइम स्टडी है उससे स्टैंडर्ड टाइम टेकन डिटरमाइन किया जाता है और फिर उसके बाद कॉस्ट और नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड सारी चीज़ों के ऊपर उसको आगे काम किया जाता है। लास्ट है फटीग स्टडी, इसी का एक पार्ट है। फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस और बोर्डम। किसी भी काम को बच्चों हम अगर लगातार बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं तो उससे थकावट आती है डेफिनेटली। कोई भी बहुत लंबे टाइम तक के लिए एक काम को लगातार विथ फुल एनर्जी एंड एफिशिएंसी से नहीं कर सकता। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, अगर मान लीजिए आपकी स्कूल की टोटल ड्यूरेशन 6 घंटे की है तो डेफिनेटली आपको 3 घंटे बाद रिसेस या ब्रेक टाइम दिया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर आपको ये ब्रेक ना दिया जाए तो क्या आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड में भी उतनी एनर्जी से पढ़ते रहेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कहीं 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, कहीं 12 घंटे का काम होता है। तो जब वर्कर्स जो हैं वो बिल्कुल थक जाते हैं काम करते करते तो उनको एक ब्रेक चाहिए होता है अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए। जैसे फ़ोन होता है ना बेटे, जब आपकी फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आप चार्जर से चार्ज करते हो ना उसे, वो फिर काम करने लगता है। इसी तरह से जब वर्कर की बैटरी डिस्चार्ज होती है और वो लो और टायर्ड फील करता है तो उसको कंपनी कैसे रिचार्ज करेगी? विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स। तो फटीग स्टडी इसलिए कंडक्ट की जाती है ये जानने के लिए कि एक वर्कर बिना थके लगातार कितना काम कर सकता है, कितनी देर के बाद उसको रेस्ट दिया जाए और कितने टाइम का रेस्ट दिया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर आपको रिसेस मान लीजिए बिल्कुल ही 5 मिनट की दी जाए तो उस में आप ना तो खा पाएंगे ना खेल पाएंगे, तो वो जो अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल है उससे आपका स्टेमिना रीगेन नहीं होगा, वो बहुत छोटी ड्यूरेशन है। और अगर उसी के अपोजिट अगर आपको रिसेस 1 घंटे की दे दी जाए तो आप बहुत खुश तो हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उस 1 घंटे में आपका मूड ही चेंज हो जाए, बाद में आपको पढ़ने का मन ही ना करे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक वर्कर को, जो मतलब जहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, कितनी देर के बाद रेस्ट देना है और कितनी देर का, कितने ड्यूरेशन का रेस्ट देना है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इस पर स्टडी नहीं की जाएगी तो वर्कर्स की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो फटीग स्टडी इज अ स्टडी टू डिटरमाइन अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टडी कंडक्ट होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन उस स्टडी के हिसाब से अपने वर्कर्स को रेस्ट इंटरवल्स देगी, प्रॉपर ड्यूरेशन के रेस्ट इंटरवल्स देगी, तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? एनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चारों ही स्टडीज़ जो वर्क स्टडी का पार्ट हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है कि किसी भी तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए और किसी भी तरह से कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए। दिस इज द ultimate purpose of scientific work study, all the parts of the scientific work study. So I hope with this technique is clear to you. Let's start another technique of scientific management, differential piece wage system. यहाँ पर देख सकते हैं आप पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड ये टेक्निक है। नॉर्मली जो वेज पेमेंट होती है वो टाइम के हिसाब से भी होती है या यूनिट्स के हिसाब से भी होती है। इस टेक्निक में बताया गया है कि यूनिट्स के हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए और इसके साथ एक वर्ड और एडिड है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो डिफरेंशियल का मतलब अलग अलग। सो सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट दैट सजेस्ट 2 वेज रेट्स। तो यहाँ पे जो 2 वेज रेट्स बताए गए हैं वो क्या हैं? फॉर दोज हु प्रोड्यूस लेस देन और इक्वल टू द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड दोज हु प्रोड्यूस ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये बताया गया है कि जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनकी डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करनी चाहिए।
एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि सिंगल वेज रेट है, स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स है और 100 रुपये के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब हम यहाँ पे एक 1 वेज रेट का ले लेते हैं और उसी के कंपैरिजन में 2 वेज रेट्स का ले लेते हैं। 2 वेज रेट्स में हम क्या ले लेते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स है, एक वेज रेट है 100 रुपीज़ फॉर लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट और इक्वल टू द स्टैंडर्ड आउटपुट, और एक वेज रेट ले लिया 120 फॉर दोज हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो सपोज हम 3 वर्कर्स ले लेते हैं कि वर्कर ए 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, बी 100 और सी 110। तो अब दोनों नॉर्मल सिस्टम से और डिफरेंशियल सिस्टम से इनकी वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्कर ए 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 100 रुपये के हिसाब से मिलेगा, 100 भी कर रहा है तो 100 रुपये के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट 100 है वो, और उससे कम पे 100 रुपये ही मिलेगा। लेकिन अगर वो 110 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब वो मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो वेजेस कैलकुलेट होंगी एट द रेट ऑफ 120 होंगी एंड टोटल वेजेस विल कम आउट टू बी 13,200 रुपये। जबकि सेम रेट में ये वाली वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है, ये वाली वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो ये थर्ड वाली वेजेस हैं ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट, डिफरेंशियल रेट में यहाँ पे ये 13,200 रुपये हैं और सेम रेट में वो सिर्फ 11,000 रुपये हैं। तो अब आप देख सकते हैं बेटे कि यहाँ पे जो डिफरेंसेस इन द आउटपुट्स है 10-10 यूनिट का डिफरेंस है, और सिमिलर उसमें यूनिफॉर्मिटी में यहाँ पर भी 1,000 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 1,000 का डिफरेंस है। लेकिन जब हम डिफरेंशियल पीस वेज फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इन दोनों वर्कर्स का डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे सिर्फ 20 यूनिट्स का डिफरेंस है, और 20 यूनिट्स के डिफरेंस के उसकी वेजेस में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4,200 का। तो इस टेक्निक को स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन माना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लेस प्रोड्यूस कर रहा है, अब कोई भी अगर 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो देख रहा है कि 110 यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको सीधा वेज रेट उसमें डिफरेंस जो है 4,200 का आ जा रहा है, तो वो क्यों नहीं कोशिश करेगा कि वो भी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करे जो कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको माना जाता है कि दोज हु प्रोड्यूस लेस दे आर negatively motivated to produce more, and those who produce more they are positively motivated to produce more, and ultimate result is more production. So I hope you can note down this example and you can note down कि what is the basis of this differential piece wage system, that it is related to determination of 2 wage rates, and this is considered to be the strongest motivator to increase the production. Let's have a discussion on another important technique of scientific management, standardization and simplification of work. सिंगल टेक्निक है लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिखा है। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड्स का मतलब हमें पता ही है, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है बेंचमार्क्स। So this technique suggests the process of setting standards for every business activity. Every business activity का मतलब कि हर एक्टिविटी right from the beginning of the production process जो है वो स्टैंडर्ड्स तय होने शुरू हो जाने चाहिए। स्टैंडर्ड्स ऑफ मटीरियल्स, जो हम मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में उसके स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स, मशीन्स के स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साइज़ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में कितनी वैरायटीज़ होनी चाहिए, ये सब कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। और इस सब का पर्पस क्या है, ताकि उसकी इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल हो सके। कोई भी प्रोडक्ट जब एक जैसा होता है और जब उसकी हर चीज़ हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो जो आउटपुट होगा वो भी स्टैंडर्ड आउटपुट होगा, और वो एक जैसा और यूनिफॉर्मिटी होने की वजह से उसकी इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपल टेक्निक में बताया गया है कि हर चीज़ के बेसिक बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स तय हो जाने चाहिए और वो अचीव होने चाहिए। Simplification of work means eliminating unnecessary diversity of products. Unnecessary diversity का मतलब है कि प्रोडक्ट के जो बहुत सारे साइजेस होते हैं या वैरायटीज़ होती हैं या डायमेंशंस होती हैं,
तो उसमें से कुछ तो नेसेसरी होती हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड में होती हैं, और कुछ अननेसेसरी होती हैं। और अननेसेसरी कौन सी मानी जाएंगी? जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन उन वैरायटीज़ को या साइजेस को या डायमेंशंस को प्रोड्यूस करने में कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। तो ऐसा करने से वेस्टेज होगी, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन फुलर नहीं होगा और रेवेन्यू सही से जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए टेलर ने सजेस्ट करा कि अगर किसी प्रोडक्ट में अननेसेसरी साइज, वैरायटी या डायमेंशंस है तो उसे हटा देना चाहिए। से फॉर एग्जांपल कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो 50 ग्राम का भी आता है, 100 ग्राम का भी आता है, और एक महापैक भी, उसका बड़ा पैक भी आता है। अब कंपनी ने जब एनालिसिस करा तो पता चला कि या तो 50 ग्राम वाला बहुत बिक रहा है या बड़ा पैक बिक रहा है, 100 ग्राम वाला पैक उनका बिक नहीं रहा है, ज़्यादा डिमांड में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको उसकी वजह से बहुत स्टॉक मेंटेनेंस करनी पड़ रही है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई करने के लिए वो साइज़ जो है वो हटा देना चाहिए। कोई वैरायटीज़ होती हैं प्रोडक्ट में, जैसे कोई चिप्स के फ्लेवर्स होते हैं या जो चॉकलेट्स आप लोग खाते हैं उसके फ्लेवर्स होते हैं, तो कंपनी को एक एक्सपेरिमेंट करती रहती है। मान लीजिए कोई वो नई वैरायटी ऑफ वेफर्स निकाले और उसके बाद उसमें बहुत सारा मशीन्स में वो पैसा लगाए, उसके स्टॉक मेंटेनेंस में पैसा लगाए, और बाद में उसको पता लगे कि इतने रेवेन्यूज़ उससे जनरेट ही नहीं हो रहे हैं, तो उस वैरायटी को कंपनी को बंद कर देना चाहिए। तो इसका मतलब, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग। आप सपोज मैं एक एग्जांपल दूं कि आपकी रिपोर्ट कार्ड आपको दी जाए और पेरेंट्स को बताया जाए कि यूनिट टेस्ट 50 नंबर का हुआ था, उसमें से 10% मार्क्स लेंगे, टर्मिनल जो है वो 100 नंबर का हुआ था, उसमें से 20% मार्क्स लेंगे, एनुअल एग्जाम 100 नंबर का होगा, उसमें से 50% मार्क्स लेंगे। तो ये लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है। उससे बेहतर यह है कि जितने मार्क्स बच्चे के आते रहें उतने उतने पेरेंट्स को बताते जाएं और एंड में उसको 100% से कर दें, तो दैट विल बी मोर सिंपल। तो सिंप्लीफिकेशन सिंपली मीन्स सिंप्लीफाई एवरीथिंग, ताकि उससे स्टॉक मेंटेनेंस कम हो, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कम हो और टर्नओवर जो है वो बढ़ जाए। तो दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, दैट टू रिड्यूस एनी टाइप ऑफ वेस्टेजेस एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, एंड दैट इज द अल्टीमेट पर्पस of in fact every technique of scientific management. So till date we have discussed all the 4 techniques of scientific management, and all these techniques aim at increasing the productivity. So if you have any doubts, any problems, any queries, you can still ask me in the comment box. Okay?